Hello and welcome back once again in another session of statistics. देखिए लास्ट सेशन में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन को डिस्क्रीट सीरीज के अंडर पढ़ना स्टार्ट किया था। मुझे उम्मीद है कि वो जो छोटा सा मैंने आपको एक टेबल बनाकर प्रेजेंट किया था कि इंडिविजुअल सीरीज के कौन से फॉर्मूले होते हैं और डिस्क्रीट सीरीज में हम किस तरह से उनके बेसिस पर हल्का सा चेंज लाकर मतलब फॉर्मूले बना सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो कि डिस्क्रीट सीरीज पर बेस्ड होंगे। मेरा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि मेरी बुक के अकॉर्डिंगली, फिर से मैं एक बार बता दूं कि मेरे पास जो बुक है वो हरियाणा एडिशन के अकॉर्डिंगली वीके पब्लिकेशंस की बुक है, टीआर जैन एंड वीके ओरी की। इसमें हम आज ये क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको देखने पर ही पता चल रहा है कि एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है और हमने इसमें मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करना सीखना है। तो देखिए आपको आय यानी कि सैलरी या वेजेस बता रखी हैं, देन मजदूरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स बता रखे हैं। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है, और आंसर भी जरूर साथ में नोट कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आपको वेजेस 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 दी हुई थी। आपको नंबर ऑफ वर्कर्स 26, 29, 40, 35, 26, 18, 14 एंड 12 दिए हुए हैं, जिनका टोटल समेशन एफ जो है वो 200 बन रहा है। देखो एक बार हम एफ एक्स कैलकुलेट कर देखेंगे, क्योंकि हम इस फॉर्मूले का यूज कर देखते हैं कि क्या हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज के केस में समझा था कि अगर पॉइंट्स में आंसर आ जाए तो हमें कभी भी डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करना चाहिए, हमें एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए आज एक और बात मैं आपके साथ अगर डिस्कस करूं तो आपको देखने में ही अगर अपनी सीरीज से पता चले कि कैलकुलेशंस थोड़ी टफ हैं, मुश्किल हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड का ही इस्तेमाल करो। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में फिर वही कंसेप्ट है जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया भी था कि अगर पॉइंट्स में हमारी मीन निकल आती है, एक्चुअल मीन निकल आती है, तो अगर हम इसी का इस्तेमाल करें तो वो पॉइंट्स में होने की वजह से हमारी जो कैलकुलेशन है वो कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हम कभी भी इस केस में डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करेंगे। तो हम अगर आगे मूव ऑन करें तो देखिए ये x दिया हुआ है, इस x में से हम किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। मैंने A25 लिया है, आप इस क्वेश्चन को खुद भी जरूर ट्राई कर देखिएगा और कुछ और एज्यूम्ड मीन लेकर ट्राई कर देखिएगा, आंसर आपका भी वही आएगा जो यहाँ हमने कैलकुलेट किया है। तो देखिए आपको x और f गिवन था, हमने एक एज्यूम्ड मीन लिया और d फॉर डेविएशंस को हमने कैलकुलेट किया। जब d फॉर डेविएशंस कैलकुलेट किया तो मुझे d को देखने पे पता चला कि मैं स्टेप डेविएशन मेथड पर भी मूव ऑन कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि कॉमन फैक्टर निकल रहा है। अब कॉमन फैक्टर फिर से मैं कहूंगी, देखो आपने 10th स्टैंडर्ड तक शायद ये सीखा होगा कि जो x में डिफरेंस होता है वही नॉर्मली c होता है, यही सीखा है ना। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, ये सारी की सारी फिगर्स 5 के टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक कॉमन टेबल पर सभी डिवाइड होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ देखो तो यहाँ पर डिफरेंस भी 5 का ही है, तो c आपका 5 निकल आया। अब आप d डैश कैलकुलेट करोगे। क्यों कैलकुलेट करोगे? क्योंकि देखिए स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको याद हो तो। अब d डैश जब हमने निकाला तो इट्स -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब क्योंकि मुझे फॉर्मूले में एक तो d डैश का स्क्वायर
क्योंकि उसके साथ मुझे एफ की मल्टीप्लिकेशन करनी है, और एक डी डैश ही चाहिए क्योंकि मुझे समेशन एफ डी डैश चाहिए। तो मेरे पास डी डैश तो निकल आया ताकि मैं एफ डी डैश निकाल सकती हूँ, लेकिन मुझे डी डैश का स्क्वायर भी करना है, तो जल्दी से स्क्वायर कर दीजिए। करने के बाद हमने एफ डी डैश यानी कि एफ और डी डैश की मल्टीप्लिकेशन, जिसमें माइनस के साइन भी हैं साथ में, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से ही साथ में लिखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको समझाया भी है कि मैथ्स में आपने जैसे कैलकुलेशंस करना सीखा है कि माइनस के साइन ऐड हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, ये प्लस के हैं सारे के सारे, तो एंड में हमने दोनों को कंपेयर कर कर कैलकुलेशन करनी है। तो हमारे पास समेशन एफ डी डैश जो है वो -224 निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एफ और डी डैश स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन 26 मल्टीप्लाई बाय 16, 29 मल्टीप्लाई बाय 9। तो अगर हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते वो पॉइंट्स की कैलकुलेशन से, तो ये कैलकुलेशंस काफी बेटर है, तो इसलिए हम इन्हें सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये समेशन एफ डी डैश स्क्वायर का समेशन आ जाएगा। मतलब बिल्कुल इसी तरीके से जब हम हमारी क्वेश्चन में हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ वैल्यूज को पुट करेंगे, तो देखो आप कुछ इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब अगर आपको देखने में लग रहा हो कि अगर हम कटिंग्स कर दें तो कैलकुलेशन थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो सकती है, तो हम कटिंग्स भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये कट किया है, नीचे डिनोमिनेटर 100 आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके से जब यहाँ सॉल्व किया तो ये 2 0 और हैं, क्योंकि 100 जब 2 बार हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 10,000 यहाँ पर आ जाएगा। देन इसे अब हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके बाद यहाँ इसे हमने सॉल्व किया, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, देन फर्दर फिर कैलकुलेशंस करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी और हमने यहाँ पर अब रूट कैलकुलेट करना है। फिर से मैं आपको बताऊं कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वेरी फर्स्ट सेशन जो मैंने प्रोवाइड किया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। आपको अर्लियर जितने भी सेशंस मैंने प्रोवाइड किए हैं सबके लिंक्स मिलेंगे, आप वहां से सीख सकते हो कि किस तरह से स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जाता है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जस्ट जो हमारा ये C साथ में चल रहा था मल्टीप्लाई बाय 5, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। अब देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद पता चल रहा है कि 10.0194 आंसर हमारा आ रहा है, और अगर हम चाहें तो इसे हम राउंड अप करके 10.02 भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से समझ में आ गया। अब आपको यहाँ हिंट दिख रहा है, तो एक बार जल्दी से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, एक दुकान के प्रतिदिन के बिक्री के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। मतलब आपको ना सेल्स बता रखी हैं डेली बेसिस की। इन आंकड़ों के माध्य विचलन और मानक विचलन ज्ञात करना है। माध्य विचलन का मतलब होता है मीन डेविएशन। हमें मीन डेविएशन तो सिलेबस में है नहीं है, हमने मानक विचलन कैलकुलेट करना है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है। अब देखिए आपको सेल्स की इंफॉर्मेशन और कितने दिन ये सेल हुई है ये भी आपको साथ में बता रखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी आपको बता रखी है, और ये जो है वो हमारे लिए एक्स का काम करेगी। तो देखते हैं कि मानक विचलन जो कि 5.96 है ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए हमने सेल्स लिखी, हमने नंबर ऑफ डेज भी लिखे, जिनका समेशन यानी कि समेशन एफ जो है वो हमारे पास 100 है। फिर से देखिए मैंने एक बार ये चेक किया कि क्या हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार कहूंगी कि आपको देखने पर ही पता चल जाना चाहिए कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशंस मुश्किल लग रही हैं तो आपको स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट मेथड की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। अब देखिए बहुत ही अच्छी बात एक और, देखो मैं आपको ये चेक करने के लिए मीन कैलकुलेट करने के लिए, मतलब एक्चुअल मीन कैलकुलेट करने के लिए भी समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ का ही यूज कर बताती हूँ।
बट ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअल मीन कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला यूज करो। आप अगर चाहो तो मीन कैलकुलेट कर कर देखने के लिए आप शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन भी ले सकते हो सहारा। लेकिन जब आपको इसी फॉर्मूले में पता चल रहा है, जैसे अब इसमें देखने में ही पता चल रहा है कि पॉइंट्स में हमारी फिगर आएंगी, तो हमें दूसरी और कैलकुलेशन कर कर देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले मीन कैलकुलेट करने पर टाइम लगाएंगे, फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने पर टाइम लगाएंगे, ऊपर से प्रॉब्लम ये कि अगर पॉइंट्स में आ गया तो हमने डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना है। तो बेटर यही है कि हम बाय ऑब्जर्वेशन ही पता लगाएं कि कैलकुलेशन आसान है या नहीं। अगर कैलकुलेशन मुश्किल दिखती है तो हम क्या करेंगे, हम कोई दूसरा मेथड यानी कि शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में, अब फिर से ये क्वेश्चन अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर आप सेल्स में से किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान लो, क्योंकि डायरेक्ट मेथड तो हम यूज कर नहीं सकते। अब अगर हम एज्यूम्ड मीन 114 को मान लेते हैं तो आपके पास D देखिए क्या आया। D आपके पास माइनस का 12, माइनस का 14, माइनस का 4, देन 0, फिर 118 में से 114 गया, फिर 122 में से माइनस करेंगे 114 को, देन 126 में से 114 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये D आ गया। अब देखो बहुत ही ध्यान से, अभी तक हम जितने क्वेश्चंस करते आए थे उसमें हम यहाँ देखते थे कि जो इनमें डिफरेंस है वो C होगा। अब इन सब में कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं है। देखो इनमें 2 का डिफरेंस है, इनमें 10 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 4 का डिफरेंस आ गया, फिर यहाँ 4 आ गया, फिर से ये फिर से 4 है, ये फिर से 4 है, तो सभी में कॉमन तो नहीं है ना डिफरेंस। तो इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि डी को चेक कीजिए कि किस कॉमन टेबल पर ये डिवाइड हो रहे हैं। अब आप देखो तो आपको पता चला कि ये 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम सी को 2 ले सकते हैं और डी डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। जब डी डैश निकल आया तो डी डैश का स्क्वायर भी हो जाएगा, और फिर से वही स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंगली, मैंने इस बार इस क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखा है क्योंकि आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया जा चुका है। तो एफ डी डैश और एफ डी डैश का स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि फिर से जब एफ डी डैश की कैलकुलेशन करनी है तो नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। जब एफ डी डैश का स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करनी है, मतलब एफ और डी डैश स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो आपको पता ही है कि जब डी डैश का स्क्वायर किया था तो नेगेटिव के साइन अपने आप हट गए थे और आपकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो सारी की सारी पॉजिटिव में ही आएगी। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए बहुत ही ध्यान से, अब इसमें मैंने कैलकुलेशंस फिर से थोड़ी सी अलग तरीके से की हैं। हम रूट में लिखेंगे समेशन एफ डी डैश स्क्वायर जो कि 913 था, डिवाइडेड बाय समेशन एफ जो कि था 100, देन माइनस, ये याद रखना कि आपने एकदम से साइन नहीं चेंज करना क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो अगर नेगेटिव साइन होता है तो वो अपने आप अंदर ही प्लस का हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने माइनस का 51/100 को ब्रैकेट में लिखना है, यानी कि समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ का जो यहाँ पर होल स्क्वायर हम करते हैं उसे ऐसा का ऐसा ही लिखना है। फिर क्या करना है, ये रहा मल्टीप्लाई बाय सी, देन पॉइंट्स में मैंने पहले कन्वर्ट कर लिया, यहाँ इसे डबल करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा। 51 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो 2601 आएगा, और उसे 100 का भी जब स्क्वायर होगा, मतलब 51 मल्टीप्लाई बाय 51 2601 है, ये 100 नीचे 100 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 10,000 है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये फिगर निकल आएगी। अब आप इसे माइनस कर लीजिए, देन इसका रूट कैलकुलेट कर दीजिए। फिर से मैं कहूंगी जैसा आपको फर्स्ट सेशन में कैलकुलेट करना सिखाया है, आप कैलकुलेट करोगे, देन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए आपके पास वही 5.96 आंसर आ रहा है जैसा कि आपको मैंने बुक में से आंसर शो किया था।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल मैंने आपको करवाया और मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज का करवाया, ये दोनों की दोनों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में जो मिलेंगे तो हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। Thank you so much for watching and have a nice day.